आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मुझे याद आ रहा है कि लॉन्ग अगो इन माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ एमबीए जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो एक अवेयरनेस कैंपेन या एक सोशल बिहेवियर कैंपेन की बात हो रही थी। अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सम हेल्थ रिलेटेड इशूज, स्मोकिंग को क्विट करना, बट आई डोंट नो, आई फाउंड माई सेल्फ ड्रॉन टू मेंटल हेल्थ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसका जो हमने टाइटल बनाया था, जो टैगलाइन बनाई थी, वो हमने कहा था तोड़ दो ये दायरा, ढूंढ लो अपनी खुशी। अपने इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो इसी तरह के बहुत सारे दायरे हमने खींचे हुए हैं, बहुत सारे पिंजरे हमने बनाए हुए हैं, और इस पिंजरे से बाहर हम क्यों नहीं देख पाते, उसमें एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ लिस्ट हमारे पास होती है। हमें कभी लगता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, या नहीं मैं जहाँ हूँ उस कंफर्ट की मुझे आदत हो गई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स बिकम लिमिटिंग फॉर अस। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली चैलेंज कर सकते हैं, डूइंग नथिंग ड्रास्टिक, यानी उसमें भी रेट ऑफ फेलियर तो रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप हिम्मत कर सकते हैं आगे बढ़ने की। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। रकिया रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ द फाउंडर, प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस्पायर ग्रामर स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया रकिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सैयदा अनम अली, माइंड साइंसेस काउंसलर हैं, टॉक्स अबाउट इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड चैलेंजिंग योर कंफर्ट जोन। बहुत शुक्रिया अनम आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा अफरा अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अफरा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हम लिमिटिंग बिलीफ को या अपने आप को जो भी हमने खौफ, फियर्स, डाउट्स की लिस्ट पकड़ाई होती है, उसको आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं, और ये इसका महवर क्या होता है, कहाँ से आता है ये डाउट, सेल्फ़ डाउट? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आपने बहुत ही बेहतरीन चूज़ किया है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान ने अपने ये केजेस बनाए हुए हैं। ये फ़िज़िकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल केजेस है, और इनसे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। किस चीज़ के लिए? आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो यही है कि इस केज को हमें पहचानने की ज़रूरत है। हम अगर इस केज को पहचान लें कि हाँ, हमने ये केज बनाया हुआ है और ये केज हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हमें उड़ान नहीं हमारी हो पा रही इस केज की वजह से, तभी हम इसको तोड़ सकते हैं। हम बेसिकली चाहते हैं हमेशा एक सेफ़ स्पेस में रहना, एक ऐसी जगह पे रहना जो बड़ी फ़ेमिलियर है, जिससे हमें पहचान है, उधर हम कंफर्ट ज़ोन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ज़िंदगी में, नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप उस केज से पहले बाहर आएँ। और जब आप उस केज से बाहर आएँगे, आप ज़ाहिर सी बात है मुश्किलों का सामना करेंगे, बड़ा एक डिफरेंट आपका वो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है ना, वो इस केज से बाहर आकर ही होनी है। ये जो बाउंड्रीज़ हम सेट कर लेते हैं कि ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक देना चाहूँगी, एक चिड़िया है जो केज में रहती है। अब वो चिड़िया उस केज में बहुत अपने आप को सेफ़ फ़ील करती है, वहाँ पे जो उसको खाना मिलता है, पीना मिलता है, जो सोने की जगह है, शी इज़ फ़ेमिलियर विद दैट प्लेस, तो वहाँ पे वो खुश है। लेकिन उस चिड़िया को ये नहीं पता कि जब मैं इस केज से बाहर निकलूँगी और आसमान की तरफ जाऊँगी तो मुझे और भी कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और कितना कुछ मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। बस वो चिड़िया हम भी बने हुए हैं, हम भी उस केज में अपने आप को सेफ फ़ील कर रहे हैं, फ़ेमिलियर हैं उस जगह से, और उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो सही। दिस हमें इज़ अ अपने वेरी ज़हन इंपॉर्टेंट को एनालॉजी नहीं। दैट यू हैव ड्रॉन। मैं अगले मेहमानों की तरफ जाऊंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने कमेंट्स को थोड़ा मुख्तसर रखेंगे तो हम सबको इंगेज कर पाएंगे एंड द डिस्कशन विल बी फास्ट मूविंग। अनम, आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताएं, आप इस दायरे को, इस पिंजरे को, इस केज को किस तरह इमेजिन करती हैं? क्या ये, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, कोई बैड एक्सपीरियंस के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस केज को बनाते हैं ताकि हम सेफ़ रह सकें, या दूसरे हमें इस केज में डालते हैं? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सिद्रा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार दोनों सिचुएशंस होती हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन भी होती है कभी हमने खुद ही अपनी जो हमारी कंडीशनिंग हो गई उसकी वजह से हम अपनी ही केज में बन रहे हैं, और कई बार जैसे आपने कहा बहुत बार लाइफ आपको बहुत सारे टेस्ट देता है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई बार तो वो आपको ठीक कर देते हैं, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो आपको
आपको एक नए केज में बंद कर देते हैं। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई अब शुरू से हमारी एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि हम एक लिमिटिंग बिलीफ के अंदर रह रहे हैं, किसी भी लम्हे कहीं पे भी अगर मुझे ये महसूस होता है कि मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मेरा जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो रुक गया है, तो मैं उसको दोबारा से ठीक कर सकती हूँ उसी कैफियत में, उसी सूरत में जब मैं उन चैलेंजेस को एक दफ़ा एक्सपीरियंस ज़रूर करके देखूँ। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि देखें, मैं कितना भी अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी उम्र जो है वो कंफर्ट जोन में रहूँगी, तो ऐसी बात नहीं है। लाइफ आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल देगी। एग्जैक्टली। तो जब देना ही है तो वाई नॉट कि आप उसको ट्राई करके देखें और फिर आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें पता चलता है कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़वातीन बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत बार हालात, मुश्किलात आपसे वो काम करवाती हैं। तो ये दोनों एक निज़ाम है। होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा ये होता है कि आपने इमेजिन नहीं किया होता है कि आप किसी के बगैर कैसे रहेंगे और आपको एक झटका लगता है और आपको उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल होना पड़ता है और उसमें सरवाइव करना पड़ता है। एक तरीका ये है। दूसरा है कि आप ख़ुद ये कदम उठाएं। आपके इर्द गिर्द चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल ना हुई हों, बल्कि आप बेखौफ होकर, बहादुर बनकर वो कदम उठाएं। इसमें मुझे नज़र आता है रकिया जी, सबसे ज़्यादा रुकावटें हैं। इंसान उस वक्त तक अवॉइड करता है अपने आप को अनकंफर्टेबल होना जब तक उसको धक्का देकर उसमें दाल ना दिया जाए। तो हम ये डिस्टिंक्शन कैसे करें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हों, बल्कि हम खुद इनिशिएटिव लेके चीज़ों को बेहतर करें। देखिए, सोसाइटी का करैक्टर इसमें सबसे बड़ा है। हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स होती है जो एक्चुअली आपको मोटिवेट भी कर रही होती है, आपको चैलेंज भी कर रही होती है, और वो आपको एक्चुअली ये सिखा रही होती है कि जाओ खुद से खड़े हो, अपने लिए लड़ो। डाउट्स और फियर्स हम सब अपने इर्द गिर्द एक केज की तरह उसको बना लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ये ठीक चल रहा है, इसको चलने दें। लेकिन उस फियर से निकल के अपने आप को चैलेंज करना है और उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और कभी कभी चैलेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई एक मोटिवेशन चाहिए होती है। कभी कभी हालात ऐसे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी इंसान ख़ुद को बार बार कह रहा होता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है, फिर वो रुक जाता है। अच्छा चलो जैसा चल रहा है चलते रहना चाहिए, लेकिन फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे फिर ज़िंदगी चैलेंज करती है। कभी कभी आपकी लाइफ के इस केज को इस चैलेंज को भी चैलेंज करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, आपकी थॉट एक ब्रश है और आप पेंटर हैं। आप अपनी थॉट को कैसे पेंट करते हैं ये आपके हाथ में है। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफ़ा जब आप डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं ना कि आपने अनकंफर्टेबल होकर इस केज को तोड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं हो रही। वो जो स्टेटस को क्रिएट हुआ है उसमें बाकी लोग भी अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग उस चीज़ के आदी हैं कि अगर आप ज़्यादा बोझ ढो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई और फ्री बैठा हुआ है। तो जिस दिन भी आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश की, इस दायरे को तोड़ा, तो रेजिस्टेंस भी आती है। ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। रकिया जी, आप क्या समझती है इस रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करें? देखिए, रेजिस्टेंस तो आएगी और रेजिस्टेंस अनदर चैलेंज है। आपको सबसे पहले ख़ुद को मेंटली रेडी करना है। अगर मैं एक फ़ीमेल फ्रेटर्निटी की बात करूँ तो देखें, हम ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ख़ास तौर पे अब मैं अगर एज़ मेरा काम चूँकि एजुकेशन का है, हमारे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जो घरों से निकल के टीचिंग करने के लिए आती हैं। अब सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि घर से इजाज़त लेना, निकलना, टाइमिंग को चैलेंज करना, फिर घर वालों का ये कहना कि भाई बस ठीक है कुछ अरसा कर लो फिर तुम्हारी शादी हो जानी है। शादी के बाद कहाँ तुमने नौकरी करनी है। वो लड़की मेहनत करती है, सीखती है, अपनी एबिलिटी एक क्रिएट करती है, अपने आप को एक्सप्लोर करती है, और फिर उसके बाद वो अपनी सोसाइटी के क्रिएट किए हुए उस कंफर्ट जोन में जाके अपने आप को एडजस्ट करती है और अपनी एक
जो एक्सप्लोरेशन है, एबिलिटी है, उसको एक कोकून में बंद कर देती है। और मुझे लगता है कि 75 साल मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमें एटलीस्ट एक ऐसा माशरा तश्कील देना चाहिए जहाँ आप इन अननेसेसरी जंगों में ना लगे हों। यानी एक तो इंसान अपनी इंटरनल बैटल लड़ रहा है ना कि आपने अपने जहन का वो जो दायरा है उसको चैलेंज करना है, बाहर निकलना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन लोगों के रवैये, जो चीज़ें बड़ी आसान होनी चाहिए, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल मैटर्स को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये ऐसी चौमुखी एक लड़ाई होती है कि जिसमें इंसान हर वक्त अपने आप को थका हुआ महसूस लेकिन करता है। सिद्रा ये होता है कि जब ख़वातीन इस किस्म के चैलेंजेस को फ़ाइट करने के लिए निकलती हैं तो उनके इर्द गिर्द की सोसाइटी उनसे फ़ाइट करती है, उनसे लड़ती है, उन्हें एक ऐसे महाज पे खड़ा कर देती है जहाँ कुछ ख़वातीन उस जंग में हार के ख़ुद को उस कॉम्प्रोमाइज़ में ले आती हैं जहाँ वो कहती हैं चलो ठीक है जो चल रहा है चलते रहने बड़ी दें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने उस हार को ग्लोरीफाई भी बहुत किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि देखें एक जो चीज़ जिसके खिलाफ आपने एक तरह से खड़े होना है या हिम्मत करनी है, उसको जब आपकी जीत को नहीं बल्कि आपकी हार को ग्लोरीफाई किया जाएगा कि देखो तुमने सही प्रायोरिटी चूज़ की, अगर तुम स्टेटस को हिलाती तो तुम्हारा घर का शिराजा बिखर जाता, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक नहज आता है। इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम ज़रा बात करते हैं कि आपकी हार को, आपके इस पिंजरे को, जिसको हमने बहुत सारी देव मलाई कहानियों में सुना है ना कि ये सोने का पिंजरा होता है, ये लगता बहुत खूबसूरत है और इसी वजह से कई दफ़ा हमें लगता है कि इसके अंदर रहना तो बड़ा आलीशान है, हमें नज़र भी नहीं आता कि इसमें अपना दिल कितना मारना पड़ता है, अपनी परवाज़ को कैसे रोकना पड़ता है। आपको दाना पानी की सर्टनटी तो है लेकिन इसमें हंट नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, इसमें थ्रिल नहीं है, और अगर आप उस थ्रिल को सीख करते हैं तो आपको कभी बागी तो कभी बेरारवी का शिकार करार दिया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन टू हैव। अगर ये सवाल मैं अफरा आपके पास लेके जाऊँ कि चाहे मर्द हो या औरत हो, जो चीज़ पहले कभी ख़ानदान में नहीं हुई या जो स्टेटस को जिस तरह चल रहा है, जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो आप पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। आपको कहा जाता है तुम तो बड़े सेल्फिश हो, तुमने तो अपने अलावा किसी का सोचा नहीं। ये जो बातें आपको रोक रही होती हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए एक इंसान को? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। देखिए, ये वो बातें हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, इसी केज से हमने बाहर आना है। लोग बैठे हुए इंतज़ार में कि कब ये हारे और इस पे हम दाग लगाएं। लेकिन जब आपने जैसे कहा कि जो जीत है, जीत को कोई नहीं हाईलाइट करता, जीत को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा अगर आप जीतेंगे। लेकिन जब आप हारते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपने कभी पहले नहीं की हो, तो बड़े कम लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो आपने यहाँ पे किसी का इंतज़ार नहीं करना, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा तो ही मैं कुछ करूँगा। ये वो ऐसे चैलेंजेस हैं कि वो जीत है जो आपने अपने लिए करनी है, और ये वो दाग हैं जो लोग बैठे हुए आपके ऊपर लगाने के लिए, आपको लेबल करने के लिए। तो हमने लोगों की वजह से या लोग क्या कहेंगे इस सोच से बाहर आना है अपनी ग्रोथ के लिए। अच्छा, कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, देखिए ये जो सफ़र है ना पिंजरे को तोड़ने वाला, आप अकेले नहीं हैं पिंजरे में, कई लोग मौजूद हैं, या पिंजरे से बाहर का जो नज़ारा है वो भी बड़ा फेमिलियर है क्योंकि एक ही जगह बैठे हुए हैं ना। तो उससे अलग होने या उसको तोड़ने का मतलब ये भी है कि आप अननोन वाटर्स की तरफ कूच कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या होगा, और आपके साथ जो कई लोग हैं वो पीछे भी छूट जाते हैं। तो अनम, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि ख़वातीन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में या कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्तों में इसलिए आती हैं क्योंकि वो तन्हाई से डरती हैं। जब आप पिंजरा तोड़ेंगे तो कुछ अरसे के लिए कन्फ्यूजन, डाउट और साथ साथ तन्हाई आप पे गालिब आएगी। उस तन्हाई से कैसे, उसका सामना कैसे करें? सिद्रा, इतनी अच्छी बात आपने कही है, और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक जगह डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें मैं इसको इस एग्जांपल से लूँगी कि ख़वातीन में अगर आप चॉइसेस देखें तो वो खातून या वो औरत जो इंडिपेंडेंट होती है, जो कॉन्फिडेंट होती है, जैसे अभी रकिया साहिबा ने बात की कि अपनी ग्रोथ पर काम करती है, तो शायद ज़ाहिरी तौर पर वो उस वक्त बड़ी लोनली नज़र आ रही होती है या अकेली नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन वो ख़ुद बनाती है कि वो लोगों को, प्रपोजल्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। बज़ाहिर आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग लेकिन अंदर से आप एक
ओनर होते हैं। वेरी ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि अगर हम ओवरऑल टॉपिक को देखें तो कई बार ना हमें पता नहीं क्यों मुझे सिद्रा हर टॉपिक में एक चीज़ की बहुत मुझे लगता है ये लैक करते हैं हम, और अगर ये एक चीज़ हमें मिल जाए ना तो थोड़े दिनों के लिए तो मुश्किल होगी लेकिन ज़िंदगी फिर आपकी संवर जाएगी। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। भाई अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को ख़त्म करना है, मैंने ग्रोथ की तरफ जाना है, मैं 5 साल पहले कहाँ खड़ी थी या कहाँ खड़ा था और अब मैं कहाँ हूँ, तो सबसे पहले तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा देन आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, या मेरे पैटर्न्स को मुझे चेंज करना है। लॉजिकली भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि थोड़े दिनों तक अगर हम ये कहते हैं कि भाई लोग आपको रोक रहे हैं, सोसाइटी आपको रोक रही है, तो इस सोसाइटी को भी पैटर्न मैंने ही दिया है ना, मैंने सोसाइटी को ये बताया है। कुछ दिनों तक अगर मैं एक नए पैटर्न पे जाती हूँ, मैं अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाती हूँ, तो यही वो लोग होंगे कि जब मैं एक जगह अपने आप को कहीं अचीवेबल सिचुएशन में पाऊंगी तो यही वो लोग होंगे कि वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्लाह ने इंसान के दिमाग को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये वक्ती चीज़ें होती हैं, लेकिन इस दौरान कितने लोग कंसिस्टेंट होके अपने बैरियर्स को तोड़ते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचते हैं सिद्रा, उसमें सिर्फ चंद ही लोग होते हैं। अगर तमाम लोग इस कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लें तो आज ये इस बहस से ही हम निकल जाएं कि जी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो कई दफ़ा ना हम, जाहिर सी बात है, जब आपका किसी से जज्बाती लगाव होता है या कोई आपके खूनी रिश्ते जैसे हैं, आप चाहेंगे कि ये आपके साथ चलें और आप सारी ज़िंदगी इनको मेंटेन करें, बट द रियलिटी इज़ कि आपकी अपनी एवोल्यूशन, आपके अपने इर्तिका के मनाजिल हैं, आपकी रूह, आपकी सोच हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोगों से बहुत मुख्तलिफ हो, और जब आप उनसे मुख्तलिफ सोचेंगे, जब आप उन लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करेंगे तो कई लोग पीछे भी रह जाएंगे। रकिया जी, ये लोगों को छोड़ने का जो अमल होता है ना, ये बहुत तकलीफ दे, और कई दफ़ा इट्स नॉट द लिमिटिंग बिलीव्स, इट इज़ द द कंपेनियनशिप ऑफ दीज पीपल जो जिनको आप आउटग्रो भी कर चुके हैं, जिनके साथ रह के सिर्फ आपको तकलीफ मिल रही क्योंकि आपकी सोच नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तब क्या किया जाए? देखिए, मसला सारा ये है कि हमारी सोसाइटी एक सोच डेवलप करती है, वो सोच जनरेशन टू जनरेशन चलती है। सही। अब वो चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, हम अगर सिर्फ ख़वातीन की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें लड़कों पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एक सोच का हिस्सा बहुत बड़ा उधर भी है। हम दोनों जेंडर्स जो हैं वो अकेले नहीं चल सकते। कुछ जगहों पे रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए चैलेंज अब नहीं आ रहा। मैं अगर देखूं तो मुझे लड़कों में भी ये चैलेंज नज़र आ रहा है। कुछ जगहों पे वो आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनकी फैमिली वैल्यूज़ उन्हें रोकती हैं, फैमिली बिजनेसेस में वो कुछ और करना चाहते हैं तो फादर्स रोकते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है। अगर उनकी वाइफ जाना चाहता है, आगे बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली के अंदर की प्रॉब्लम्स उन्हें रोकती हैं। पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना, हम अकेले नहीं रह सकते, तुम हमारे अकलौते बेटे हो। अब अगर किसी जगह पर वो अपने बच्चों के लिए कुछ और करना चाहते हैं तो वहाँ रुकते हैं। यही चीज़ें फिर ख़वातीन में भी आती हैं कि वो, मैं अब आजकल अगर आप भी माशाल्लाह सिद्रा, मैं आपको देखती रहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड रहती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखें तो 23 से 24 इयर्स के वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन या कर रहे हैं और MBA की तरफ जा रहे हैं, वो स्टिल क्लियर नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। वो स्टिल इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। आज से अगर 20-25 साल पहले देखें तो लड़कियों को कहा जाता था डॉक्टर बन जाओ, लड़कियों के लिए डॉक्टर का प्रोफेशन है, वरना सिंपल शादी कर लो, ग्रेजुएशन करो शादी कर लो। इसके अलावा शायद लड़कियों के लिए कुछ और नहीं कहा जाता था। लड़कों को कहा जाता था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। वक्त के साथ साथ फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया कि इसके अलावा भी फील्ड है। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोगों से मेरा सबसे सवाल है, लेकिन रकिया जी अगर आप शुरुआत करना चाहें कि जो आपका सोशल स्ट्रैटा होता है उसका कितना फ़र्क है। देखिए, गरीब इंसान के पास तो सर्वाइवल की जंग है, वो बहुत सारी बड़ी चीज़ों के बारे में शायद सोचता नहीं है, वो इसकी वजह से भी ज़्यादा निडर भी होता है क्योंकि उसके पास तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। अमीर के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर इस शशो पंच में मैंने देखा है कि जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा फंस जाती है, बिकॉज उन्होंने प्रिटेंसेस को भी लेके चलना है, उनको अक़दार को भी लेके चलना है, उनको समाजी रवैयों का भी सामना करना है। ये जो लोग क्या कहेंगे वाली ज़्यादा मसाइल हैं वो मुझे लगता है औसतन मिडिल क्लास के ज़्यादा होते हैं। आप क्या समझती हैं? और वहाँ पे आपको ये केजेस ज़्यादा मिलेंगे, नज़र आते हैं। हाँ, आपको एक्चुअली मिडिल क्लास में आपको वो केजेस ज़्यादा नज़र आएंगे। उनके बच्चों के ख्वाब अलग होते हैं,
लेकिन जैसे जैसे वो टीन से 20s में जाते हैं वो ख्वाब के एजेस में कन्वर्ट होते जाते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ में कन्वर्ट होती जाती हैं। मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि ये वही तबका है अनम जो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं, पेट काट कर, यानी बाकी ज़िंदगी की आसाइशें कुर्बान करके बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं। इनको पर तो देते हैं लेकिन परवाज़ नहीं देते, यानी आपने बेहतरीन पढ़ाई कराई लड़की से, फिर उससे कहा कि नहीं तुम्हारी कामयाबी इस बात में है कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा घर बसा हुआ। बच्चे ने आपका बेस्ट इन पाकिस्तान बन गया, उसने आगे मज़ीद तरक्की करनी है तो उसको 2 साल 3 साल यूरोप में जाके, अफ्रीका में जाके, अमरीका में जाके काम करना है, वहाँ आप उसको जाने नहीं देते। तो पर तो दिए लेकिन परवाज़ नहीं दी। और फिर सिद्रा वो सिचुएशन बाज़ औक़ात बच्चों के लिए इतनी मुश्किल कर देते हैं कि जो लड़की बेचारी शादी के बाद अपनी डिग्री लेके बैठी है उसको एक ये ट्रॉमा भी हो गया अब कि मैंने पढ़ाई क्यों की जब मैंने यही चीज़ करनी थी, और मेरी जो साथ की फेलोज थी वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और इस तरीके से लड़कों के लिए भी ये होता है। सिद्रा मुझे ना एक चीज़ महसूस होती है कि हम सोसाइटी में, जैसे भी रखिए जिन्हें बड़ी अच्छी बात की, इफ्रा की भी बात मैं सुन रही थी, इवॉल्व करते हैं हम। तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं मेरे ख्याल है अगर वो अपने इर्द गिर्द भी देखें वो मीडियोकर लोग, हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बच्चों ने इवॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए, आज वो अच्छी नौकरियों पर हैं, आज उनके घरों में काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आ गई, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में आ गए। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको देख कर भी हम अच्छा, लेकिन इसके अंदर ना मुझे ऐसा फील होता है कि ऑप्टिक्स ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं कि जैसे 2 कमरों का घर है तो 4 कमरों का हो गया, जिस लोकेलिटी में तो कहीं और चले गए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो गई। आपने बेहतर कैफेज में नाश्ता करना शुरू कर दिया लेकिन आपकी सोच वहीं अटकी हुई है, इफेक्ट्स में चेंज। यस, और लेकिन आपके डरावे भी वही हैं। ये लोग आज भी अगर आपकी बेटी के साथ मिसयूज अब्यूज हो रहा है तब फिर भी शादी को तोड़ने को, डिवोर्स लेने को बुरा कहेंगे। आज भी अगर आपकी बहू आपके बेटे से ये डिमांड कर ले कि मैंने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना तो उसको बुरा समझेंगे। तो हमारे डरावे अपनी जगह पे हैं लेकिन हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि एब्सोल्यूट सक्सेस से कहीं ना कहीं खौफजदा भी है। आपने कहीं ना कहीं ये अटैच भी कर दिया है कि भाई ये तो अमीरों के चोंचले हैं, अमीरों के घरों में ये होता था, यानी उनके लाइफस्टाइल को, उनकी वैल्यूज को भी क्वेश्चन कर दिया और ये भी कहा कि जी अच्छे ज़्यादा पैसे ना जो अमीर लोगों के पास होते हैं वो गलत काम करके कमाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिडिल क्लास में ज़्यादा नज़र आएंगे। बिल्कुल अच्छी बात रखिया जी ने की कि डरावे और जो केजेस हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके अफरा से ये पूछेंगे कि इन केजेस को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चैलेंजिंग सिचुएशन में आएंगे तो माँ बाप, मिडिल क्लास में ये बड़ा कॉमन डायलॉग है कि इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, इस दिन के लिए तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी थी। इसे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसी को देख के आप शायद एक जजमेंट पास करते हैं कि यार ये इंसान तो बस मॉडरेटली सक्सेसफुल है, ज़िंदगी में ऐसा क्या किया, चलो स्कूल चला गया या कहीं पे नौकरी कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी से बात करने बैठेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि हर इंसान ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी होती है उस मकाम को हासिल करने के लिए जहाँ वो बैठा है। कुछ जंगें उसने हारी होती हैं, कुछ जंगों को लड़ने की उसके अंदर शायद ताकत नहीं होती, लेकिन दास्तान हर एक के पास होती है और इस दास्तान से आपकी पर्सनालिटी शेप होती है, आपका फ्यूचर शेप होता है, आपका रवैया दूसरों की तरफ क्या होगा, कितने खुले जहन के आप होंगे, कितने रोशन ख्याल आप होंगे, ये सब चीज़ें आपकी एक्सपीरियंसेस आपको लिए डिफ़ाइन करती हैं। कुछ जो पाबंदियां हैं हम अक्सर ये देखते हैं कि वो क्लास स्पेसिफ़िक हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ी गिराई नहीं जाती। लड़की है तो उसकी एक्सेसेस में फ़र्क होगा, लड़का है तो उसकी जिम्मेदारियां उसको बावर कराई जाएंगी। दिस इज़ कॉजिंग पीपल अ लॉट ऑफ फटीग। क्या ये कहना दुरुस्त है अफरा कि हम जो आजकल मेंटल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, इन सब में यही चीज़ तो वाज़े है, वो लोग जो इन पिंजरों को तोड़ पाते हैं वो अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और जो इनके बोझ तले या इसकी कैद में हमेशा के लिए गिरफ्तार हो जाते हैं, दोज आर द वेरी पीपल जिनकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। ऐसा ही है, जो लोग इस केड्स से बाहर आ गए हैं, दे आर डूइंग अ लॉट बेटर इन देयर लाइव्स। मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी कि उसको किस तरह से अब तोड़ा जाए और किस तरह से हमें से बाहर निकला जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है, केज को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ये कहना है कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ। और ये जो दीवारें हमने बनाई हुई हैं, इसी से आगे निकल कर ही मेरे लिए बहुत
डिफरेंट और अच्छी चीज़ें मेरा वेट कर रही हैं। और हमने हमेशा स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है और वो इस चीज़ से बाहर आना चाह रहा है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तुम एक दिन स्टेज पे जाओ और अपने फियर को फेस करो। हम जी उसको हमेशा एक स्मॉल बेबी स्टेप से सिखाएंगे, ग्रेजुअली आपने इसको लेकर चलना है। बिल्कुल क्योंकि सही। केक तोड़ना जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है, और जो फियर है ना, ये हमेशा रहेगा। सही। लेकिन करेज हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से आप केज को जब आप तोड़ेंगे, तो वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आप रास्ता अच्छा, बनाएंगे। और केज को तो तोड़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मौजूदा ज़िंदगी है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म या रिवैम्प किया जाए, सारे रिश्तों को तोड़ना है, एक जंग लड़नी है, बगावत करनी है, यहाँ से निकलना है और इनकलाब जिंदाबाद। नो, इट मीन्स बेबी स्टेप्स, थिंग्स दैट दे हैव बीन हैपनिंग, हैविंग बेटर बाउंड्रीज इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग द केज। यानी अगर आप कहीं पे आपको लग रहा है कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो सेइंग नो इज़ अ कंप्लीट आंसर। उसके लिए भी जसारत करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में अनम एक जो मिसकंसेप्शन है ना, वो लोगों के जहन में यही आता है कि यार केज को तोड़ने का मतलब है मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, मुझे बच्चे डिस्टर्ब करने पड़ेंगे, घर डिस्टर्ब करना पड़ेगा, बड़ों से बदतमीज़ी करनी पड़ेगी, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डॉन्टिंग एंड नॉट इवन समथिंग दैट इज़ अप्रिशिएटेड। उसकी वजह ये सिद्रा कि हमसे जो पीछे की जनरेशन है, उन्होंने हमें एक्चुअली में खेज का जो एक कॉन्सेप्ट है या बाउंड्रीज़ बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ना तो सिखाया ना बताया, बल्कि जहनों में कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि शायद अगर हमने ये चीज़ थोड़ी सी भी बियॉन्ड जाके अपने पेरेंट्स से कह दी तो ये शायद बगावत होगी। एक छोटी सी बात है सिद्रा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, और ये मेरा बड़ा दिल चाह रहा है सिद्रा, आई रियली वांट कि मैं आपके, और ये मैं आपके ही प्रोग्राम में बाय द वे बात कर सकती हूँ, ये सिर्फ मुझे आप लिबर्टी दे सकती हैं। हमारे यहाँ आप देखिए हर घर में एक अदद, बल्कि काफ़ी लड़कियाँ मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं। शादियों का अभी भी पाकिस्तान में एक चैलेंज है, जिसकी वजह यह है कि आप पढ़ लिखने के बाद भी आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि लड़का अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता, लड़की अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती, लड़के के पास ये पूरी इजाज़त है कि वो 18 साल से पहले ही फ़ोन यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट बना रहा है। लड़की जो है वो पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, लेकिन वो अपने भाई का या किसी और का फ़ोन यूज़ करेगी, उसका अपना फ़ोन नहीं है। आई मीन फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का या जो आपका शऊर की बेदारी का वो कोई कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, मुझे तो एक और बात समझ नहीं आती है ना, ये सवाल मेरा आपसे ही होगा। मुझे बताएं कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि जो काम लड़कियों को करने से रोका जाता है उसमें एक बड़ी थिंकिंग, अगेन मिडिल क्लास थिंकिंग या उमूमी राय हमारी ये है कि फिर आप बहुत वेवर्ड हो जाएंगे, फिर आप घरेलू नहीं रहेंगे और आपके अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। यानी मिसाल के तौर पे लड़की को अगर बाहर कॉलेज पढ़ने भेज दिया तो वो घरदारी नहीं संभालेगी, काम करेगी तो उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, फैशन करेगी तो वो बुरी लड़की, एक उसका एक इमेज ये बन जाएगा कि बड़ी फॉरवर्ड है, बड़ी बोल्ड है। लेकिन मैं ये मसाइल जिनकी अभी आपने निशानदेही की, ये तो मैं हर तबके में देख रही हूँ। वो बच्ची जो अबाया लेती है, जो हिजाब लेती है, जो निकाब करती है, उसके साथ भी मसले हैं। आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी आलिमा बनने के लिए, हाफिजा बनने के लिए। शादी के मसाइल तो उनके भी हो रहे हैं, उनको भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर? सिद्रा, यही तो वजह है कि हम खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने रिलीजन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो रिलीजन को, सॉरी टू से, फिर वही बात, अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने तालीम एक हासिल कर ली है, वी हैव अ डिग्री, लेकिन फिर भी आई एम रियली सॉरी टू से, मैं बहुत सारे ऐसे PhD स्कॉलर्स को जानती हूँ कि जहाँ पर वो इतनी छोटी सी बात पर उनकी सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ हो जाती है। अगैन वही कहूँगी, क्योंकि वो एक चली आ रही है बात, छोटी सी चीज़, छोटी सी बात। इफ्रा की बात को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कहूँगी, ये चीज़ कैसे इससे हम तोड़ सकते हैं या कैसे बाहर आ सकते हैं, हमें इस पर बात भी करनी पड़ेगी और हमें जसारत करने के लिए हमें उस पर एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने अपने आप से ही बात कर ली, आई हैव टू डू इट एंड देन उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यही बातों के बीच में फंसी रहूं, ज़िंदगी मेरी आगे गुजरती रहे, ग्रोथ हो नहीं रही, फिर तो कोई भी इस पैटर्न को नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर मुझे महसूस होता है, एंड एक चीज़ और, सोसाइटी में हम सोशल मीडिया पे देख लें, हम हर तरफ देख लें, बहुत सारी ख़वातीन पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से वो ख़वातीन चीज़ों को मैनेज करिए, क्योंकि अल्लाह ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो मल्टीटास्कर है। वो पढ़ भी सकती है, बच्चों को भी अच्छा चला सकती है, बाहर के काम भी कर सकती है और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती है। ये सिर्फ सोचने का, नज़रिए को तब्दील करने की बात है, और ये ऐसे नहीं होगा जब तक हम उस पर बात करते रहेंगे। हमें उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा। हर फैमिली में आप देखें, मुझसे बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, कोई ना कोई एक शख्स ऐसा
होता है जो ये बैरियर तोड़ता है। किसी ना किसी एक ने कुछ ऐसा काम किया होता है और फिर वो भाई या वो बहन मशहूर हो जाते हैं कि अच्छा वो जिन्होंने उस ज़माने में वो बाहर चले गए थे, अच्छा ये जिन्होंने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी की और भाई चल गई, तो ये कौन लोग हैं? इनमें से ये सिर्फ एक का दुक्का लोग भी क्यों हैं? और मैं आपको बताऊं ये वो लोग नहीं हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, जो बड़े हाई फाई जगह पढ़ते हैं। एक बड़ा तबका, एक सोच का ताल्लुक जैसे है। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, एक बहुत बड़ा तबका ताक लगाए बैठा होता है। देखिए, एक तो ये है कि आपने ठीक है दायरा तोड़ा, अपना पिंजरा तोड़ा और आप आगे बढ़े। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बहुत स्मूथ सेलिंग होगी, सिर्फ आपको उसी वक्त बहादुरी की ज़रूरत थी। कई दफ़ा आपके बनाए हुए प्लान्स, मिसाल के तौर पे जिस जॉब को आपने हाँ की सबकी मुखालफत के बावजूद, जिस रिश्ते को आपने हाँ की सबकी मुखालफत के बावजूद, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने हाँ कहा सबके मना करने के बावजूद, हो सकता है वो कामयाब ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी से एटलीस्ट वो काश ख़त्म हो जाएगा। आप जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे कि हाँ ये मेरा डिसीजन था, अच्छा या बुरा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। आप अगर मगर में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे कि यार काश वो लिया होता, पता नहीं ज़िंदगी कैसी होती। लेकिन आखिरी सवाल रखिए जी, जो लोग आपकी नाकामी के लिए तैयार बैठे हैं कि देखो इसको लग पता जाएगा, अभी तो इससे बड़ा अपनी तरफ से अच्छा सोचा है ना, ये प्लान फ्लॉप ही होना है। फ्लॉप होने के बाद जो उनके ताने होते हैं, जो उनकी कड़वी बातें होती हैं, उसको भी फेस करने का हौसला मेरे ख्याल में इंसान में होना चाहिए। उसके लिए मैं चाहूँगी कि अगर आप 2 जुमले कहना चाहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो चैलेंज सोसाइटी के बैरियर्स को चैलेंज करता है, मैंने अक्सर ये देखा है कि उसके अंदर सोसाइटी की तरफ से आने वाले तानों को सहने की भी ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये कि सोसाइटी बोलेगी इंसान तो ख़ता का पुतला है, अपनी गलती से सीखना अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाई है ये बात, वरना फिर इंसान और फरिश्ते में क्या फ़र्क है। इंसान अपनी गलती करता है तो सीखता है। रिलेशनशिप चूज़ करने की गलती, करियर चूज़ करने की गलती, छोटे छोटे डिसीजन लेने की गलती, लेकिन दूसरी तरफ इंसान की ये नेचर भी बनाई है कि वो अपनी गलती देखने के बजाय वो दूसरे की गलती ज़्यादा देखता है। और आपको इस वक्त हमारा सोशल मीडिया इस चीज़ की सबसे बड़ी मिसाल नज़र आएगा। हम आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ दूसरों पे कमेंट करने में निकालते हैं, हम ये नहीं देखते हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ की बेहतरी चाहिए। Absolutely. सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ एक्सेप्टेंस आप लाते हैं, तो फिर आप साथ साथ ख़ुद को भी हौसला देते हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला अगर आप पे कोई भी मुश्किल वक्त या आपकी आजमाइश लेकर आता है तो ये आपकी तैयारी होती है, या आपको जो रिवॉर्ड मिलना होता है ना, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा होता है कि आप में उतना हौसला, वो वैल्यूज़, वो कदर होनी चाहिए आपके अंदर, और तभी बुरे दिन इसलिए आते हैं ताकि आप अच्छे दिनों की कदर कर सकें। तो ये हिम्मत और हौसला आपके अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रकिया जी, अनम एंड अफरा फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, और मेरे ख्याल में आज की इस कॉन्वर्सेशन से एटलीस्ट आप एक सीख ज़रूर लीजिएगा कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको थोड़ा वक्त दें और अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करें कि आप उस दायरे को, उस पिंजरे को तोड़ सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।